नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 13 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 13 का जो पहला क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो दी गई थी वो जीन पियाजे महोदय के द्वारा दी गई थी। अक्सर यहाँ पे बौद्धिक विकास की जगह ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास होता है। तो संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ये थ्योरी जो है, ये सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ लेता है कि जो आपके जीन पियाजे महोदय है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो अगर बात करें जीन पियाजे महोदय की, तो ये स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछा था कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या नन्हे वैज्ञानिक कहा गया था। तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक या लिटिल साइंटिस्ट जो कहा था वो जीन पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता किसने कहा है। तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता भी जीन पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया है। पियाजे का मानना था कि जो बच्चे हैं वो उनकी अवस्थाओं में जो है, पियाजे ने क्या किया था कि उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन को खोजा था। तो जो बच्चे हैं उस पर प्रयोग किया और उनकी जो अवस्थाएं में जो परिवर्तन हुआ था उसको पियाजे ने खोजा था। इसीलिए पियाजे के इस संज्ञानात्मक विकास को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजें बताई थी, जो कि हम बहुत डिटेल से अक्सर पिछले पार्ट में पढ़े आ रहे हैं। पहली अवस्था थी इनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों में होती है। उसके बाद इनकी जो दूसरी स्टेज थी इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पूर्व संक्रात्मक अवस्था जिसको कहते हैं, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। और तीसरी जो अवस्था थी इनकी वो थी मूर्त संक्रात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 7 से 11 साल के बच्चों में होती है। और चौथी स्टेज थी इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल के बच्चों में होती है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। अच्छा, बात करें यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अगर बात करें एरिक एरिक्सन की, तो इनके द्वारा दिया गया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये एरिक एरिक्सन ने दिया। उसी प्रकार यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड की बात करूँ तो इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी साइको एनालिसिस की थ्योरी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत, साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्रॉइड साहब के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और बात करें कोलबर्ग की, तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता शामिल है। अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड द डेवलपमेंट द परफेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ फॉर मेजरिंग। तो सामाजिक जो मनोविज्ञान होता है उसमें जो अनुप्रयुक्त जो पहलू होते हैं उसको मापने के लिए जो तकनीकों का विकास और जो पूर्णता जो शामिल होती है वो क्या होती है, तो ये होती है हमारी रवैया, ठीक है, एटीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की यहाँ पे इस बार कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में बच्चे का सामना होता है, इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस। जो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उसका सामना होगा, देखो संघर्ष तो देखो होगा भाई, संघर्ष तो देखो बच्चों को सामने संघर्ष ही होगा जब सीखेगा। नया समाज, जी हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। देखो संघर्ष मैं नहीं मान सकता, समूह तो देखो मिलेगा ही मिलेगा उसको, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ग्रुप भी उसको मिलेगा। लेकिन जब वो स्कूल जाएगा, जब वो पहली बार स्कूल जाएगा, स्कूल में जब उसका सामना होगा तो एक नया समाज होगा, नए नए दोस्त होंगे, नए टीचर होंगे, वहाँ पे उसको अलग तरीके से रहना पड़ेगा। तो एक नया समाज जो स्कूल में जब बच्चा जाता है उसको नया समाज मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायो सोशियो डेवलपमेंट। तो ये सिद्धांत जो दिया, जो मानव का जो सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया था वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। तो ये इसको सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो वाइगोत्स्की के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें
लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो ये जो है एक रूसी, किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। इनका जो इनकी जो ये सोशल कल्चरल थ्योरी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत थी, ये यह बताता था कि जो बच्चा है वो अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, मतलब कि सोसाइटी और कल्चरल से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, उससे अधिगम करेगा, उससे लर्निंग करेगा। ठीक है, जब तक वो समाज से अंतर्क्रिया नहीं करेगा, समाज और संस्कृति से, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। ये मानना था हमारा वाइगोत्स्की का। इनके दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे इनकी थ्योरी के। एक था जेपीडी। जेपीडी का पूरा नाम होता है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना है जेपीडी क्या है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें मतलब कि ये रियल डेवलपमेंट का, वास्तविक विकास का ये स्तर था जो कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। उसी प्रकार इनके बहुत सारे थे, क्योंकि ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार पहले भाषा आती थी, बाद में विचार आता था। तो ये भी वाइगोत्स्की के अनुसार ही आता था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और ऑप्शन में आप एक नाम दिया है अब्राहम मैस्लो। अगर बात करें अब्राहम मैस्लो की, तो इसके द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम, तो हायरार्की ऑफ नीड्स जो दी गई थी वो किसके द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी। एक बार पुनः हायरार्की ऑफ नीड्स की जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी नीड्स सर आती थी हायरार्की ऑफ नीड्स में? तो हायरार्की ऑफ नीड्स की अगर हम बात करते हैं, हमेशा जब भी हम हायरार्की की बात करते हैं, जो इसका जो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत था, इसमें पहली जो नीड थी वो थी साइकोलॉजिकल नीड, फिर थी दूसरी थी सेफ्टी नीड्स, तीसरी थी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, चौथी थी आपकी सेल्फ एस्टीम नीड, और पांचवी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सबसे ऊपर आती थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और सबसे जो नीचे आती थी वो आती थी फिजिकल नीड्स। दूसरे नंबर पे सेफ्टी, तीसरी लव एंड बिलोंगिंग, और चौथी जो थी वो थी आपकी एस्टीम नीड्स। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, हर एक नीड यहाँ पे पूछी जाती है। सर यहाँ पे एक नाम दे रखा है पेवलोव। पेवलोव जो साहब है, इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? तो ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पावलोव के द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको जो है वो अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको जो है पावलोव के द्वारा किस पे प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मैम कि पावलोव साहब थे, उन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो उसने घंटी और कुत्ते पर प्रयोग किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और वाटसन को जो है वो व्यवहारवाद का जनक कहता है। आधुनिक मनोविज्ञान जो व्यवहारवाद का जो जनक है, इसका जो श्रेय है वो वाटसन साहब को जाता है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती है? तो स्मृति की भाई देखिए 3 अवस्थाएं होती है स्मृति की। एक होती है एनकोडिंग, एक होता है आपका स्टोरेज, और एक होता है रिलायबल। तो याद रखना है, तीनों आपको याद रखना है, आपका एनकोडिंग, स्टोरेज और रिलायबल। तो ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, सेंसरी भी होती है। तो मेमोरी आपको याद रखना है कि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की स्मृति होती है आपकी। मेमोरी की जो स्टेजेज होती है, अवस्थाएं होती है, वो 3 होती है। ठीक है, एनकोडिंग होती है आपकी, अगर मैं आपको बताऊं तो आपका दूसरा होता है आपका स्टोरेज होती है, फिर रिलायबल होती है। तो स्टेजेज ऑफ मेमोरी 3 होती है, और टाइप्स ऑफ मेमोरी जो स्टोरेज होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जो पावलोव साहब है वो किस देश की मनोवैज्ञानिक थे? तो देखो भाई, ये तो आप बहुत आसानी से ये याद हो जाना चाहिए था। पावलोव साहब एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पावलोव साहब है, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलेंगे 1904 में पावलोव साहब को क्या मिला था? आपका क्या मिला था भाई? 1904 में जो पावलोव साहब थे, इनको मिला था आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है ना। और ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पाचन क्रिया पे शोध किया था, तो ये भी आपके पावलोव साहब थे। अगर बात करें इवान पावलोव की, तो ये इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। तो अनुबंधन का जो जनक है वो भी पावलोव साहब को कहा जाता है। इनके सिद्धांत का नाम जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, या अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो दिए गए थे वो किसने दिए? वो इवान पावलोव साहब के द्वारा दिए गए थे। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो अलग अलग देशों से थे। जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड। भाई सिगमंड फ्रॉइड कहाँ से थे सर? तो सिगमंड फ्रॉइड आपके ऑस्ट्रिया देश से थे। स्किनर कहाँ से थे?
तो स्किनर अमेरिका से थे। जीन पियाजे कहाँ से थे? तो जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड से थे। आपका लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की कहाँ से थे? तो वाइगोत्स्की आपके रूस से थे। विलियम बुंड कहाँ से थे? तो विलियम बुंड भी जर्मनी से थे। तो ये सारे नाम आपको अलग अलग मैंने बता दिए। विलियम बुंड जर्मनी से थे, ठीक है। और ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रिया, बी.एफ. स्किनर अमेरिका, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, वाइगोत्स्की रूस, विलियम बुंड जर्मनी, है ना। तो ये सारे नाम आपको डिटेल से याद रखना। और इवान पावलोव हमने पढ़ ही लिया है कि पावलोव साहब किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। विलियम जेम्स बहुत बार पूछा जाता है। विलियम जेम्स साहब ये अमेरिका से थे। विलियम जेम्स, कोई दिक्कत नहीं है। अल्बर्ट बंडूरा, ये बहुत बार पूछा गया। बंडूरा जिन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया था, बंडूरा साहब कनाडा से थे, है ना। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता हमारे देश भारत से ही थे, है ना। थॉर्नडाइक भी अमेरिका से थे। विलियम जेम्स भी अमेरिका से, है ना। आपका कार्ल रोजर्स ये भी अमेरिका के थे। आपका स्टेनली स्केचर ये भी अमेरिका से थे। तो ये नाम पूछा। मिलर, मिलर भी अमेरिका से थे। मैक्सिमम तो अमेरिका से थे, है ना। विलियम बुंट एक जर्मनी से थे जो कि यूनिक थे यहाँ पे। तो ये सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं। परीक्षाओं में देखो कोई सा क्वेश्चन भी आ सकता है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूछ लो या वो पूछ लो। आपसे एग्जामिनर जो है वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं जानता हूं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये किस स्मृति का उदाहरण है? कि आई नो द केमिकल फॉर्मूला वाटर इज H2O इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। कि व्यक्ति पहले से ही जानता है कि भाई जो आपका जो रासायनिक सूत्र है किसका, H2O है जल का। एक व्यक्ति जो है वो जानता है वो किस प्रकार की मेमोरी उसकी हो सकती है। तो ये होगी उसकी सिमेंटिक मेमोरी, अर्थगत स्मृति, ठीक है। इसको पहले से ही पता है उसको कि क्या इसका मतलब है, क्या इसका आंसर है। कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, उसको पहले से ही पता है वो किस प्रकार की स्मृति होती है। तो वो सिमेंटिक मेमोरी होती है। अर्थगत स्मृति मेरे भाई बहनों होती है, एक बार ध्यान से सुन लेना है। तो ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले सिमेंटिक मेमोरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको बहुत मज़ा अगर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ना नीचे ना एक कमेंट करना है, हर हर महादेव। क्योंकि कल से आपके लिए जो हिंदी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट गण हैं उनके लिए हिंदी भी आने वाली है। तो हिंदी जो आएगी वो टीजीटी के नाम से आएगी, लेकिन वो सबके लिए होगी भाई। तो हिंदी आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी ग्रामर कल से पढ़ाने वाला हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। सुबह उठते ही आपको हिंदी ग्रामर की वीडियो देखने को मिलेगी कल से। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को अंतक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो जो वाइगोत्स्की है उसके अनुसार जो बालक है वो अंतक्रिया करने के लिए किस उपकरण का जो है वो प्रयोग करता होगा। तो देखो अगर मैं वाइगोत्स्की की बात करूं तो ये इंटेलेक्चुअल अंतकरण तो नहीं करेगा, संस्कृति भी नहीं करेगा। जी हाँ, भाषा का ही करेगा भाई। एक बालक जो है वो अंतक्रिया करने के लिए समाज में किसका प्रयोग करेगा भाई? भाषा के माध्यम से तो करेगा। अब समाज में तो है, लेकिन अंतक्रिया करनी है, उनसे बातें समझनी, एक दूसरे को समझना है। तो वाइगोत्स्की को क्या करना पड़ेगा? लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा भाई। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। यही तो था वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसको जो है वो क्या कहते हैं, सोशल कल्चरल थ्योरी के नाम से। मतलब कि उनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाता था। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले भाषा आती थी फिर विचार आते थे। तो भाषा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लैंग्वेज। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक है वो अंतक्रिया जो है वो किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो भाषा का प्रयोग करता है भाई। ये बात देखो आपको डिटेल से याद रखनी है। आप समझ गए होंगे कि ये जो है वो एक किस देश के मनोवैज्ञानिक है? रूसी मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा सोशल कल्चरल थ्योरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ है। देखो ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी आपको करा रखा है। तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो है यहाँ पे आपका वोल होता है पूर्ण। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप, या इसको पूर्ण भी कहा जाता है। जो गेस्टाल्टवाद शब्द है भाई वो किस भाषा का शब्द है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गेस्टाल्टवाद शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। यहाँ पे वोल भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो मैक्स वर्दीमर, कोपका और कोलर, 3 व्यक्तियों को माना जाता है, ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता की अगर मैं बात करूं तो जो गेस्टाल्टवाद के जो प्रयोग करता है वो कोहलर है, और प्रतिपादक कौन है? मैक्स वर्दीमर है, ठीक है।
तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता के बारे में, तो वो गेस्टाल्टवाद पे जो प्रयोग किया था वो कोलर ने किया था। कोलर का जो ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, इसको समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अवयवीवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवादी जो होते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी होते हैं, उनका ये मानना होता है कि जब तक कोई समस्या सामने दिखाई नहीं देती तब तक इसका कोई हल नहीं होगा, कि समस्या जब तक सामने नहीं आएगी तब तक कोई उसका चारा नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे ही अगर कोलर की मैं बात करूं भाई, अगर आप कोलर की बात करते हो, उसने गेस्टाल्टवाद पे प्रयोग किया था, तो गेस्टाल्टवादी तो ये था ही था, इसने प्रयोग किया था, तो इसने किस पे प्रयोग किया होगा? तो इसने जो है वो एक भूखा बंदर जिसका नाम था एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। 6 चिंपैंजी पर, कितने कुल 6 चिंपैंजी पर इसने प्रयोग किए, 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किए। और ये जो चिंपैंजी था ना, ये आपको याद रखना है, इस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये चिंपैंजी भूखा बंदर था, ठीक है, और उसको एक छड़ी दे दी कि भाई, और कमरे के छत पे इसने क्या है, केले टांग दिए, उसको गिराना था। तो ये था यहाँ पे इसकी थ्योरी, गेस्टाल्टवादी था ये कोहलर। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और इसके साथ इसका जो इसको जो दिया तो वही किसी और ने था, प्रतिपादक जो इसके थे वो थे आपके मैक्स वर्दीमर, जो ये था, है ना। और अगर बात करता हूँ मैं, इस पर प्रयोग किया था कोहलर साहब ने, कोहलर और कोपका इनके साथ में थे, ठीक है। और कोहलर का जो ये सिद्धांत है, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक मानवीय व्यवहार है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। तो सर्वाधिक मानवीय व्यवहार क्या होता है? तो सर्वाधिक मानवीय जो आसानी से समझाया जा सकता है। जी भाई देखो, सर्वाधिक मानवीय व्यवहार को आसानी से नहीं समझाया जा सकता, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्वाधिक मानवीय व्यवहार के अनेक कारण होते हैं। तीसरा, अचेतन इच्छाओं से उपजा है, सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो भाई अगर इसकी बात करें तो ये अनेक कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं सर्वाधिक मानवीय व्यवहार के। तो और आज का जो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से तो इसको नहीं समझाया जा सकता सर्वाधिक मानवीय व्यवहार। अचेतन इच्छाओं से उपजा भी नहीं है, सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर बी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इसके अनेक कारण होते हैं, हैज़ मल्टीपल कॉजेज मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर। आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है उनके उसके अनेक कारण होंगे, अलग अलग रीजन का कारण होगा भाई, अलग अलग व्यवहार होगा सबका। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि एक समाज में निहित और स्पष्ट नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे कहा जाता है ए सोसाइटी एस्टेब्लिशेस टू गवर्न कंडक्ट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट आर रेफर्ड टू एच। तो एक समाज होता है वो निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो भाई देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मॉरलिटी तो होगी नहीं एक समाज को निहित और स्पष्ट नियम के अनुसार आचरण को नियंत्रित करने के लिए, है ना। कल्चर भी नहीं होगा, कन्वेंशन सम्मेलन भी नहीं होगा, जी हाँ, मानदंड होंगे, एक नॉर्म्स होंगे, है ना। क्योंकि समाज को निहित और स्पष्ट नियम के अनुसार अगर आचरण को नियंत्रित करने के लिए स्थापित करना है ना, अगर उसके आचरण को एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश्ड ऑफ जो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट अगर देखा जाए तो इसमें नॉर्म्स ही होगा, नॉर्म्स के अनुसार ही करेंगे, मानदंड के अनुसार ही करेंगे। तो ये बात दोनों आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स एजुकेटर्स। देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो शिक्षकों की सहायता कैसे कर सकता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं भाई। तो समझने में कि छात्र ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, देखो ये तो नहीं मैं मान सकता, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये, सॉरी, समझने में कि छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर एक ही सही को चलेंगे तो ऑप्शन बी भी हो सकता है ना, और ये सभी भी आगे ऑप्शन हो सकता है। प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का विकास। तो देखिए, डेवलप इफेक्टिव टीचिंग ऑफ स्ट्रेटजीज, जी बिल्कुल, ये भी सर हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। क्योंकि अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, ये जरूर मुझे लग रहा है कि ये भी सही है। अगला है अधिगम संकटों का मूल्यांकन और निदान करना, एक्सेस ऑफ डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है कि समझने में कि छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है कि प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का विकास करने में और अधिगम संकटों का मूल्यांकन और निदान करने में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सब जाने वाले हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो चलेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये थे एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब। थॉर्नडाइक साहब क्या थे? एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर साहब थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के लिए, स्किनर की बात हो रही है, विकास परिणाम है। देखिए, अगर बात करता हूँ मैं स्किनर महोदय की, तो स्किनर महोदय के लिए जो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ,
तो ये हो सकता है एक सतत आकार देने की प्रक्रिया। तो जी हाँ, स्किनर के लिए विकास परिणाम है एक सतत आकार देने की प्रक्रिया, एक कंटिन्यूस शेपिंग प्रोसेसेस। तो ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो स्किनर के लिए जो विकास परिणाम है वो सतत आकार देने की प्रक्रिया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, स्किनर की बात करें तो स्किनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी बोले तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत हो गया, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत हो गया। तो स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, एक बार बेसिक क्वेश्चन आया था, तो इसने किया था चूहों पर और कबूतरों पर। तो चूहों और कबूतरों पर किसने प्रयोग किया था, तो चूहों और कबूतरों पर जो प्रयोग किया था वो स्किनर के द्वारा किया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो इसकी जो थ्योरी का नाम था वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इसने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था जहाँ पे इन्होंने जो है वो एक चूहा रखा था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार पुनः जरूर लिख दीजिए हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद लेके आएंगे। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।